अब तो बीमारियां भी मोहब्बत की दुश्मन हो गई हैं। एक तो मिलने नहीं देती और दूसरा नज़र मिलाने नहीं देती। नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए, जैसे कि आज आप लोग जान रहे हैं कि आई फ्लू का प्रकोप बहुत तेज़ी से फैला हुआ है, इसलिए आप लोग इससे बचें। ये संक्रामक बीमारी है, किसी को हो रहा है तो आप लोग क्वारंटाइन हो जाइए 4-5 दिन के लिए। खुद सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित करें। तो अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। हम लोग मध्यपाषाण काल के बारे में पढ़ रहे थे, तो उस काल के जो प्रमुख स्थल थे हमने उसके विषय में चर्चा की है। अब हम मध्यपाषाणी काल के लोगों के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं इनके, पहले हम देखते हैं इनके आर्थिक जीवन के बारे में। मध्यपाषाण काल मध्यपाषाण काल के लोगों का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन, साथ ही हम जो है इनके कला के विषय में संक्षिप्त चर्चा कर लेंगे। साथ ही इस काल के मानव के द्वारा कला के क्षेत्र में जो योगदान दिया गया उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो एक एक करके हम देखते हैं। तो इस काल के मानव की आर्थिक गतिविधियों के जो है हम बारे में पहले देखते हैं। आर्थिक गतिविधियाँ। अच्छा, शायद हमने शुरुआत में कला, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन के बाद फिर कला शायद लिख दिया था, या हमको ध्यान नहीं आ रहा है। इससे पहले मैंने सामाजिक और सांस्कृतिक के पहले क्या कला लिखा था या आर्थिक जीवन। अगर कला लिखा था तो आर्थिक जीवन रहेगा, बाद में हमने कला की चर्चा करेंगे, जो कला के बारे में बताएं। देखिए, इस काल का मानव भी जो है शिकारी और खाद्य संग्राहक था, लेकिन थोड़ा अब परिवर्तन आया। जैसे उनके उपकरणों में परिवर्तन आया, हम कह सकते हैं तकनीकी विकास में परिवर्तन आया। जैसे इस काल में तीर और कमान का भी विकास हुआ, और तीर और कमान के विकास के साथ ही अब ये छोटे छोटे पशुओं के साथ पक्षियों का भी शिकार करने लगे। और हमने बताया था कि इस काल में मछली फंसाने के लिए पत्थर की वंशी या कटिया का विकास हुआ। तो इस काल का मानव मछली को भी फंसा के खाने लगा। और जैसा कि अगर हम इन्हीं आर्थिक गतिविधियों की नेक्स्ट कड़ी में बात करें, तो इस काल का मानव जो है, हालांकि इस समय कृषि की जो है नियमित शुरुआत तो नहीं हुई थी। नियमित शुरुआत जो है नवपाषाण काल में हुई, लेकिन इस काल में कुछ जंगली किस्म के जो है अनाजों की हमको जानकारी मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि अनाजों का उपयोग करना वो सीख गया था। इस जैसे अनाज के लिए चक्की और सिलबट्टे का भी ये उपयोग करने लगा था। और दूसरा, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें तो पशुपालन, तो यहाँ के जो स्थल है वहाँ से जंगली पशुओं के ही साक्ष्य हमको मिले हैं, लेकिन आदमगढ़ एवं बागोर से पालतू पशुओं का साक्ष्य हमको मिलता है। जैसे कि हमने लास्ट क्लास के पहले वाली क्लास में चर्चा किया था कि आदमगढ़ में कुत्ते एवं बकरी जो है वो इनके पालतू पशु थे। तो इस काल में जो है इनके उपकरणों में शिकारी एवं खाद्य संग्राहक
शिकारी एवं खाद्य संग्राहक जो है इस काल का मानव इस टाइम भी था। उसके बाद इसके उपकरणों में तकनीकी विकास देखा गया। विकास किस रूप में देखा गया कि तीर कमान का विकास जिसकी सहायता से ये छोटे छोटे पशुओं के साथ ही पक्षियों का भी शिकार करने लगा। और इसी काल का मानव जो है मछली को भी फंसाकर या मछली का भी सेवन करने लगा। नोट करते चलिए आप लोग। फिर देखते हैं नेक्स्ट हमने चर्चा की आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत ही इस काल में कृषि की नियमित शुरुआत तो नहीं हुई थी, लेकिन कुछ जंगली किस्म के अनाजों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। जैसे चौपानी मांडो से हमको जो है जंगली किस्म के अनाज मिले हैं। तो कृषि की नियमित शुरुआत नहीं हुई थी, लेकिन जंगली किस्म के अनाजों की जानकारी हमें मिलने लगती है। तो हमने बताया कि चौपानी मांडो से जंगली किस्म का या जंगली चावल मिला है, लेकिन सिलबट्टे एवं चक्की की प्राप्ति इस दिशा में एक उन्मुख कदम था। नेक्स्ट पॉइंट पे हमने चर्चा की कि इस काल का मानव जो है नियमित पशुपालन भी नहीं करता था, लेकिन आदमगढ़ एवं बागोर से पालतू पशुओं के साथ मिलने लगते हैं। और इस काल में एक और चीज़ का विकास हुआ, मृदभांडों का। हालांकि चाक पर निर्मित मृदभांड नवपाषाण काल से मिलते हैं, लेकिन हस्त निर्मित मृदभांड मध्यपाषाण काल से ही मिलने शुरू हो जाते हैं। तो मृदभांडों का भी प्रचलन जो है हमें चौपानी मांडो से मिलता है। हालांकि इस काल में मृदभांड हस्त निर्मित थे, कि वो हाथ पे जो है बनाए गए थे, हाथों के द्वारा बनाए गए थे। अब हम इनके सामाजिक जीवन की बात करें, आर्थिक जीवन के बारे में हमने चर्चा कर ली। तो हमने जैसे पुरापाषाण काल में बताया था कि इस समाज में ये समाज समतामूलक समाज था, तो इस काल का भी समाज समतामूलक ही था और उसमें सामूहिक भावना भी हमने बताया था कि आ गई थी। तो समाज समतामूलक था और सामूहिक भावना भी आ गई थी, और महिलाएं पहले की तरह भी खाद्य संग्रह करती थी। और इस काल में जो बहुत बढ़िया चीज़ें सामने उभर के आई वो थी परिवार का विकास। अब इस काल में परिवार का, क्योंकि लोग समूह में रहने लगे थे, कहीं जो साक्ष्य मिले हैं कि वो एक स्थान पर निवास
बना के रहने लगे थे, तो इनमें परिवार की भी परिकल्पना उत्पन्न हुई और परिवार की परिकल्पना उत्पन्न होने से जो है परिवार आगे बढ़ा, बच्चे हुए और उसमें जो है वृद्धों की भी संख्या बढ़ी और वृद्ध भी घर पे रह के छोटे बच्चों की देखभाल करने लगे थे। तो इससे महिलाओं को और भी थोड़ा स्वतंत्रता मिली और खाद्य संग्राहक में और भी बढ़ चढ़कर भाग लेने लगी। इनकी ये और भी उनकी स्थिति को मजबूत दिखाता है। और ये भी एक था कि इस काल में महिलाओं का भी जो है समाधान होने लगा था। जैसे कि हमने देखा महादहा से कि यहाँ शवों को पूरब और पश्चिम और पूरब की दिशा में जो है दफनाया गया था, जो सूर्योदय और सूर्यास्त का प्रतीक था। तो हम देखते हैं और उनके साथ जो है जो व्यक्ति दफनाया जाता था उनके साथ उनकी आवश्यकता की कुछ वस्तुएं भी दफनाई जाने लगी थी। तो इससे हमें जैसे उसमें कुछ पत्थर वगैरह अब जो है जब इनके साथ इनकी आवश्यकता की जो चीज़ें थी वो पत्थर वगैरह जो है इनके साथ दफना दिए जाते थे। इससे हमें सामाजिक विभाजन भी यहाँ से हमको मिलने लगता है। तो समाज पहले की तरह ही समतामूलक, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो है वो परिवार की संकल्पना, महिलाओं की भागीदारी, खाद्य संग्रह में और भी बढ़ी, ये इनकी स्थिति और भी इससे इनकी स्थिति और भी बेहतर हुई, ये इससे सूचना मिलती है। और हमने बताया कि समाधान पद्धति भी इस काल में शुरू होने लगी थी। तो नोट करिए आप लोग। देखिए मिलता है कि सराय, नहर, राय और महादहा से हमको समाधान पद्धति के उदाहरण भी मिलते हैं। सराय, नहर, राय और महादहा से समाधान पद्धति के साक्ष्य मिलने लगते हैं। नोट करिए। जैसा कि अगर हम इनके सांस्कृतिक जीवन के विषय में चर्चा करें तो सांस्कृतिक जीवन वैसे तो इस काल का मानव जीव जो है जीविकोपार्जन की गतिविधियों में ही उलझा हुआ था, लेकिन फिर भी उसमें सौंदर्य अभिरुचि भी विकसित होने लगी थी। जैसा कि हमने बताया कि इस काल में अज्ञात घटनाओं के भय और प्रकृति के रहस्य को नहीं सुलझा पाना, ऐसी चुनौतियां भी इनको धर्म की ओर ले गई। जो कि अगर इस काल में हम बात करें तो बागोर से मातृ देवी की एक मूर्ति लोगों के धर्म को आकर्षण दिखाती है। बागोर से मिली मातृ देवी की मूर्ति इनके धार्मिक विकास की ओर
विकास की ओर संकेत करती है। धार्मिक विकास की ओर संकेत करती है। साथ ही महादहा से समाधान स्थल के पास गर्त चूल्हे भी मिले हैं। महादहा से समाधान स्थल के पास गर्त चूल्हे भी मिले हैं। समाधान स्थल के पास गर्त चूल्हे भी मिले हैं। इससे संकेत मिलता है कि मृतक व्यक्ति को दफनाने से पूर्व उसके कुछ अंश को जलाया जाता था। इससे यह संकेत मिलता है मृतक व्यक्ति को दफनाने से पूर्व उसके कुछ अंश को जलाया जाता था। तो ये था इनके सांस्कृतिक जीवन के बारे में, जो यह धार्मिक अनुष्ठान की ओर संकेत करता था। ये जो था कि दफनाने से पूर्व उनके कुछ अंश को जलाया जाता था, ये इनके धार्मिक अनुष्ठान के बारे में संकेत करता है। अब हम इनके कला के विकास की भी बात कर लेते हैं। कला तो इस काल के मनुष्य ने कला में कितनी रुचि दिखाई। तो जैसा मैंने बताया था कि भीमबेटका से या भीमबेटका की गुफाओं से जो आरंभिक चित्र मिले हैं वो उच्च पुरापाषाण काल के हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में जो चित्र मिले हैं वो मध्य पाषाण काल के हैं जो है। और इसके साथ ही मिर्ज़ापुर के सुहागी घाट से भी चित्रकला के साक्ष्य हमको मिलने लगते हैं। उसी प्रकार उड़ीसा में सुंदरगढ़ एवं संभलपुर से भी चित्रकला के साक्ष्य हमको मिलने लगते हैं। तो भीमबेटका से हमें चित्रकला के साक्ष्य मिलने लगते हैं। और भीमबेटका में जो गुफाओं में सर्वाधिक चित्र हैं वो मध्य पाषाण काल से ही संबंधित हैं। और आरंभिक चित्र भीमबेटका से जो मिले हैं वो उच्च पुरापाषाण काल से संबंधित हैं। तो भीमबेटका के अलावा मिर्ज़ापुर के सुहागी घाट से भी हमें चित्रकला के साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा उड़ीसा में सुंदरगढ़ एवं संभलपुर से भी चित्रकला के साक्ष्य मिलने लगते हैं। नोट करिए आप लोग। अच्छा, अगर हम दक्षिण भारत में बात करें तो दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से भी जो है चित्रकला के साक्ष्य मिले हैं। दक्षिण भारत में अगर हम बात करें, दक्षिण भारत की बात करें तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और
तमिलनाडु से भी चित्रकला के भी साक्ष्य मिलने लगते हैं। नोट करिए। इस काल में जो है जानवरों में लोमड़ी, हिरण, खरगोश और कछुए के चित्र हैं और मनुष्य के भी चित्र अंकित हैं। मानव चित्र में पुरुषों में स्त्रियों दोनों के चित्र हमको मिलते हैं। तो लोमड़ी, खरगोश, कछुआ और हिरण के चित्रों के साथ मानव के चित्रों का भी अंकन हुआ है और मानव के चित्रों में स्त्री और पुरुष दोनों के चित्र हैं। नोट करिए। इस काल में मानव के द्वारा जिन चित्रों का अंकन किया गया वे हैं शिकार, खाद्य संग्रह, उत्सव नृत्य। शिकार, खाद्य संग्रह, उत्सव नृत्य। गर्भवती महिलाओं का भी चित्र है। गर्भवती महिलाओं का भी चित्र। महिलाओं के द्वारा शिशु पालने के भी दृश्य हैं। महिलाओं के द्वारा शिशु पालने का भी दृश्य हमको चित्रों के माध्यम से मिलता है। अच्छा, इस काल में जो सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं का वास्तविक चित्र बनाने का प्रयास किया गया है और पुरुषों को सिर्फ रेखाओं के माध्यम से ही दर्शाया गया है। महिलाओं का इस काल में वास्तविक चित्र बनाने का प्रयास किया गया है और पुरुषों को केवल रेखाओं के माध्यम से ही दर्शाया गया है। और जो इस काल में और सबसे बड़ी बात है कि शिकार करने वाले दृश्य में अकेले पुरुषों का चित्र ना होकर सामूहिक चित्रण है। शिकार वाले दृश्य में पुरुषों का अकेला चित्र ना होकर या समूह में
शिकार दर्शाया गया है। जो समूह में शिकार दर्शाया गया है, ऐसा लगता है कि शिकार के मध्य हत्या अथवा पशुओं की पीड़ाओं का अंकन से उनके मन में करुणा का भाव जाग रहा था कि हम अकेले पाप के भागीदारी नहीं होंगे, इसलिए अकेले शिकार ना करके समूह में शिकार जो है कर रहे थे। ये भी उनके सौंदर्य बोध का ही सौंदर्य बोध की प्राप्ति भी यहाँ से हो सकती है, क्योंकि जो है वो समूह में शिकार करते थे तो करुणा भावना जो नहीं थो सब पाप के भागीदारी जो होते थे वो सब होते थे। तो ये था इस काल के मानव के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं कलात्मक गतिविधियों के बारे में संक्षिप्त चर्चा। तो जैसा मैंने बताया कि ये जो चित्र बनाते थे, तो जब ये शिकार करने के बाद जब इनका पेट भर जाता था, जो खाली समय होता था, तो ये अपने मनोरंजन को चित्र जो बनाते थे, वो चित्रों को मनोरंजन के रूप में इन्होंने व्यक्त किया है। तो ये थी आज की क्लास। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए टॉपिक न्यू पाषाण काल, न्यूलिथिक एज के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।